मैं तो बस अपना अंत चाहती थी, पर मुझे इस खौफनाक खेल में खींच लिया गया। एक आधे सिर वाले कुल्हाड़ी वाले भूत ने मेरा पीछा किया तो मैंने बड़े ही सच्चे दिल से उससे गुजारिश की, तुम्हारी कुल्हाड़ी वाकई बहुत खूबसूरत है, क्या मैं इसे खुद पर आजमाने के लिए उधार ले सकती हूँ? एक लंबे बालों वाली भूतनी तस्वीर के फ्रेम से रेंगती हुई बाहर आई तो मेरे चेहरे पर प्रशंसा के भाव आ गए। तुम्हारे बालों की बनावट कितनी मजबूत है, क्या तुम इन्हें मुझे फांसी के फंदे के तौर पर दे सकती हो? एक औरत ने मेरे सामने अपनी खाल उधेड़ दी तो मैंने जोश में तालियां बजा दी। तुम्हारी खाल उतारने की कला तो गजब की है, क्या तुम मेरी खाल भी उतार सकती हो? सारे भूत एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर अपने बड़े मालिक के पास जाकर अपना दुखड़ा रोने लगे। इसे तो जरा भी डर नहीं लग रहा, क्यों न हम पहले इसे ठीक करें और फिर मौत के घाट उतारें? बाद में उस बड़े मालिक ने अपने अनगिनत अंगों से बड़े ही प्यार और सावधानी से मुझे गले लगा लिया। क्या मेरा ये आलिंगन तुम्हें सुकून दे सकता है? प्लीज अपनी जान देने की जिद छोड़ दो ना। मैं अभी 30वीं मंजिल की छत पर खड़ी ही हुई थी कि तभी मेरे मैनेजर शेन झाओ का फोन आ गया। काइंडली, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, आज रात की महफिल में बहुत रसूखदार लोग आ रहे हैं, अगर तुमने न आने की जुर्रत की तो भारी जुर्माना भरने के लिए तैयार रहना। ये धमकियां मैं पहले भी कई बार सुन चुकी थी, अगर मैं वहां गई तो मैं उन रईसों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाऊंगी। वो जैसा चाहेंगे मेरे साथ खेलेंगे, मैं अब इस तरह की जिंदगी से पूरी तरह ऊब चुकी हूँ। मेरी खामोशी देखकर शेन झाओ ने फिर से धमकी दी, ठीक से सोच लो, तुम्हारी वो तस्वीरें अभी भी कंपनी के पास ही हैं। तुम नहीं चाहोगी न कि वो तस्वीरें सरेआम हो जाएं, पर मैं तो अब खुद को खत्म करने जा रही हूँ। अब उन तस्वीरों की किसे परवाह है? कभी मेरा भी सिंगर बनने का सपना हुआ करता था, तब डर था कि तस्वीरें लीक हुई तो करियर तबाह हो जाएगा, पर अब ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। बस अब और नहीं। मैंने 30वीं मंजिल से नीचे के उस हसीन नजारे को देखा, अपनी बाहें फैलाई और नीचे छलांग लगा दी। मुझे गिरने का वो डर महसूस नहीं हुआ जो मैंने सोचा था, ऐसा लगा जैसे मैं बस एक पल के लिए हवा में ठिठक गई हूँ। तभी एक ठंडी और गहरी मशीनी आवाज गूंजी, हॉरर गेम के फॉरेस्ट घोस्ट मेंशन में आपका स्वागत है। जो खिलाड़ी इस खेल में 7 दिनों तक जिंदा बचेगा उसे ही विजेता माना जाएगा। फिलहाल यहाँ 8 खिलाड़ी मौजूद हैं और खतरे का स्तर S श्रेणी का है। आप सभी खिलाड़ियों का खेल मंगलमय हो। मैंने बेमन से अपनी आंखें खोल दी। अब मेरे सामने वो जगमगाता शहर नहीं था, बल्कि धुंध से भरा एक घना जंगल था। वहाँ एक डरावनी पुरानी हवेली धीरे धीरे उभरने लगी और उसी पल पीछे से दर्द भरी चीखें सुनाई दी, धत तेरे की। S लेवल का खतरा। आज तक कोई भी इस खेल से जिंदा वापस नहीं लौट पाया है। इस बार तो बचना नामुमकिन ही लग रहा है। आखिर मैं हूँ कहाँ? मैं तो अभी स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। मैं अचानक यहाँ कैसे आ गई? हम सबको इस खौफनाक खेल में कैद कर लिया गया है। अगर हम यहाँ मरे तो असल जिंदगी में भी हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तो क्या मैं अब तक मरी नहीं हूँ? मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मुझे फिर से कूदना पड़ेगा? तुम लोगों को इतना डरने की जरूरत नहीं है। इस खेल के भूत तब तक किसी को नहीं मार सकते जब तक कि कुछ खास शर्तें पूरी न हो जाएं। अगर वो शर्तें पूरी नहीं हुई तो भूत किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। कैसी शर्तें? हर खेल की शर्तें अलग होती हैं, पर क्योंकि ये S लेवल का खेल है तो मौत की शर्तें बहुत जल्दी पूरी हो सकती हैं, इसलिए सब संभल कर रहना। ओह, तो मरने के लिए भी शर्तें पूरी करनी होंगी? ये तो बड़ा झमेले वाला काम है। उस आदमी का तो आधा सिर ही गायब है। स्टूडेंट लड़की की आवाज बंद हुई और वह आधे सिर वाला कुल्हाड़ी वाला भूत क्रूरता से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ झपटा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और बाकी खिलाड़ी डरकर इधर उधर भागने लगे। बस मैं ही अपनी जगह पर डटा रहा और वो कुल्हाड़ी वाला भूत मेरे ठीक सामने आ गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी हवा में ऊंची उठाई पर उसे नीचे गिराने में हिचकिचाने लगा। तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा? नमस्ते कुल्हाड़ी वाले भैया, क्या मैं आपसे एक गुजारिश कर सकता हूँ? जब आप मुझ पर वार करें तो क्या आप मुझे कमर से काट सकते हैं क्या? दरअसल मुझे गाना बहुत पसंद है। मैं अपने वोकल कॉर्ड्स खराब नहीं करना चाहता। अगर आपकी तरह मेरा भी आधा सिर उड़ गया तो मुझे डर है कि मैं परलोक में गाना नहीं गा पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे ये छोटी सी विनती कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप कमर से ही काम शुरू करेंगे। ओह, शायद मेरी बात ने उनकी कोई दुखती रग छेड़ दी है। आधा सिर कटने पर बहुत दर्द होता होगा ना? क्या अब भी दर्द होता है? दर्द? हाँ, दर्द तो होता है।
कमर से कटने में भी दर्द होता है। तुम्हें डर नहीं लगता? कमर से कटने के दर्द के मुकाबले मुझे जिंदा रहने से ज्यादा डर लगता है। आप मुझे मार क्यों नहीं रहे? क्या इसलिए कि मैंने अभी तक आपकी कोई खास शर्त पूरी नहीं की है? देखिए, क्या ऐसा चलेगा? आप मुझे अपनी शर्तें बता दीजिए और मैं वैसा ही करूँगा, ताकि आप जल्दी से मेरा काम तमाम कर सके। क्या तुम सच में इतनी जल्दी मरना चाहते हो? हाँ, चाहता हूँ। क्या शर्तें बताना आपके राज का हिस्सा है? अगर बताने में कोई दिक्कत है तो क्या आप अपनी कुल्हाड़ी मुझे थोड़ी देर के लिए उधार दे सकते हैं? तुम करना क्या चाहते हो? मैं खुद ही अपना काम तमाम करना चाहता हूँ। बस ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं खुद को मारूंगा तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा या नहीं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या यह इतना साफ दिख रहा है? मुझे वाकई में थोड़ा डिप्रेशन है। सच कहूँ तो थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा है। पिछले कुछ दिनों से मेरी हालत और बिगड़ गई है। खुद को खत्म करने की चाहत अब कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। मैं उसके हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी को देख रहा हूँ और जितना उसे देखता हूँ उतना ही मेरा मन ललचाता है। वो मौत का बुलावा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। अनजाने में ही मैंने अपना सिर उसकी कुल्हाड़ी की तरफ बढ़ा दिया, मगर कुछ भी नहीं हुआ। तुमने अभी तक शर्तें पूरी नहीं की हैं। मैं और मेरे हथियार तुम्हें नहीं मार सकते। यहाँ से चले जाओ। अगर तुम वाकई मरना ही चाहते हो तो इस हवेली के दूसरे भूतों को आजमा कर देखो। मेरा दिल बैठ गया। वाकई मैं कितना बेकार हूँ। एक डरावने खेल में आने के बाद भी भूत भी मुझे यहाँ वहाँ धकेल रहे हैं। न तो मैं जी पा रहा हूँ और न ही मर पा रहा हूँ। मैं अपने थके हुए पैरों को घसीटते हुए धीरे धीरे उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ने लगा। जंगल से लेकर हवेली तक हर तरफ खून के धब्बे थे। पता चला कि पिछले कुछ ही समय में 3 खिलाड़ियों को भूतों ने मार दिया है। शर्तें पूरी करना क्या वाकई इतना आसान है? फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? भारी कदमों के साथ मैं मुख्य हॉल में पहुंचा। वहां बचे हुए 4 खिलाड़ियों ने मुझे देखा। वे हैरान रह गए। तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। ये कितनी दुखद सच्चाई है। यहाँ तक कि हॉल की मेज पर सजे लजीज पकवान भी मेरी भूख नहीं जगा पा रहे। खेल में मिलने वाले खाने में कभी कभी जहर भी हो सकता है। जोखिम से बचने के लिए हम में से हर कोई एक एक डिश चुनकर उसका एक निवाला खाएगा। कम से कम इससे ये तो पता चल जाएगा कि कौन सी 3 डिश खाने लायक हैं। वैसे जहर खाकर मरना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। रहने दीजिए, सब मैं खुद कर लूंगी। ये कहकर मैं बैठ गई और मैंने हाथ में चम्मच उठा लिया। मैंने मेज पर रखे हर एक पकवान को चखना शुरू कर दिया, जिसे देख बाकी सब दंग रह गए। समय बीतता गया और जब मेरा पेट पूरी तरह भर गया तब भी कुछ बुरा नहीं हुआ। तब जाकर बाकी लोगों की जान में जान आई और वे बैठने लगे। वे सब पागलों की तरह खाना अपने मुंह में ठूंसने लगे। तभी मैंने अपने बर्तन नीचे रख दिए। वो छोटे बालों वाला लड़का अचानक मेरे करीब आया और पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता चला कि खाने में जहर नहीं था? तुम काफी काबिल लग रही हो, क्यों न हम एक टीम बना ले? उसने मेरा कंधा इतनी जोर से पकड़ा कि लगा जैसे उसने मुझे जकड़ लिया हो। एक पल के लिए मेरी सांसें थम गईं, मानो मैं फिर से उन शर्मनाक रातों में पहुंच गई हूं जहां मुझे पैरों तले कुचला गया था। मेरे सीने में इतनी घुटन हुई कि मुंह से आवाज तक नहीं निकली। ऐसा लगा जैसे कोई चाकू मेरे गले के अंदर बार बार चल रहा हो। मुझे जबरदस्त बेचैनी और उल्टी जैसा महसूस होने लगा। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाई और जो कुछ भी खाया था वो सब उसके ऊपर उगल दिया। देखने में बहुत घिनौना लग रहा था, मुझे माफ करना। वो लड़का चिल्लाते हुए पीछे उछला और उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत साफ दिखने लगी। मुझे ऐसी नजरों की आदत हो जानी चाहिए थी, पर फिर भी दिल में एक टीस उठी। वो लड़का बुदबुदाते हुए गाली देने लगा और अपने कपड़े साफ करने के लिए खड़ा हुआ। पर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो हिल नहीं पा रहा है। और सिर्फ वही नहीं, वहाँ बैठे सभी लोगों का यही हाल था। हम बालों में फंस गए हैं। डाइनिंग रूम में लगी पेंटिंग में एक लंबे बालों वाली औरत थी। न जाने कब उस औरत के बाल फ्रेम से बाहर निकलकर फैलने लगे, जैसे उनमें जान आ गई हो। मेज के नीचे से होते हुए उन बालों ने हमारे पैरों को जकड़ लिया और वो सफेद कपड़ों वाली औरत धीरे धीरे उस फ्रेम से बाहर रेंगने लगी। बाकी लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, पर ऐसा लग रहा था कि वे जितना ज्यादा चिल्ला रहे थे वो चुड़ैल उतने ही कसकर बाल लपेट रही थी। क्या मौत का शिकार होने की शर्त चीखना है? ये सोचकर मैं भी चिल्लाने लगी, लेकिन मेरी आवाज में कोई दम नहीं था। वो एकदम बेजान और सूखी थी।
उसमें जरा भी खौफ नहीं था, बस 2-4 बार ही आवाज निकाली होगी। वो लंबे बालों वाली चुड़ैल खुद को रोक नहीं पाई और मुड़कर मुझे घूरने लगी। तुम दूसरों की नकल करके ये झूठा शोर क्यों मचा रही हो? तुम्हारा डर का स्तर शून्य है। जब कुछ महसूस ही नहीं हो रहा तो ये नाटक बंद करो। क्या मेरी आवाज आपको बुरी लगी? मुझे वाकई बेहद अफसोस है। दरअसल मैं तो बस तुम्हारे बालों को बड़े चाव से देख रही थी, कितने मजबूत और सुलझे हुए हैं। ये तो फांसी का फंदा बनाने के लिए एकदम सही है। मैं इनसे किसी को भी निपटा सकती हूँ। तुम डरी नहीं? चलो वो तो ठीक है, पर तुम मेरे बालों को फांसी का फंदा बनाने की सोच रही हो? या फिर तुम चाहो तो मुझे सीधा इन बालों से लपेट सकती हो। मैंने अभी अभी उल्टी की है। तुम चाहे जितना भी कसकर जकड़ लो, मैं दोबारा उल्टी नहीं करूंगी। भरोसा रखो, मैं तुम्हारे बाल बिल्कुल गंदे नहीं होने दूंगी। वो चुड़ैल बेचारी सन रह गई। वो उठकर बैठी, अपने बालों को पीछे किया और ऊपर से नीचे तक मुझे गौर से देखने लगी। शायद वो ये देखना चाहती थी कि आखिर उससे बात करने वाला ये कौन सा अजूबा है। तब मैंने गौर किया कि उसका चेहरा कितना मासूम और प्यारा था। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। क्या सच में? पर मेरा पति तो हमेशा कहता था कि मैं बदसूरत हूँ। वो कहता था कि मैं अपने बालों से चेहरा ढक कर रखूं। कैसे मुमकिन है? तुम अब तक की सबसे सुंदर रूह हो जिसे मैंने देखा है। ये मेज पर सारा खाना भी मैंने ही बनाया है। क्या तुम्हें ये पसंद आया? बहुत ही लजीज। घर लौटते ही मेज पर ऐसा गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाना मिलना, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा सुकून महसूस किया है। मैं एक अनाथ हूँ। मेरे माता पिता एक कार हादसे में बहुत पहले चले गए थे। मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। जब भी कोई मुसीबत आती है तो मेरे पास अपना दर्द बांटने के लिए कोई नहीं होता, और मैं इसका सामना भी नहीं कर सकती। मैं एक बहुत कायर इंसान हूँ। मैं भागकर अपनी परेशानियों को भूलना चाहती हूँ। मुझे पता है कि यह गलत है, पर मुझे जीने का कोई मकसद नहीं मिल रहा। मुझसे कोई प्यार नहीं करता और मेरे पास भी प्यार करने के लिए कोई नहीं है। अपनी जिंदगी में मैंने कभी अपनेपन का एहसास ही नहीं किया, लेकिन इस हॉरर गेम में घर लौटने पर गर्मा गर्म खाने ने मुझे थोड़ा अपनापन महसूस कराया। तुम्हारे खाने के लिए शुक्रिया। इंसानों की दुनिया में मेरे जो अफसोस अधूरे रह गए थे वो यहाँ पूरे हो गए। तो अब क्या तुम अपने बाल मुझे दे सकती हो ताकि मैं उन्हें फांसी का फंदा बना सकूं? नहीं, तुम जैसे इंसान को मेरे बाल नहीं मार सकते। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस कुल्हाड़ी वाले भूत ने कहा था। मुझ जैसा इंसान? आखिर कैसा इंसान हूँ मैं? अतीत में मुझ पर फेंकी गई गालियों और लानतों ने मुझे बताया था कि मैं एक गंदी बेशर्म औरत हूँ। शायद ये सच ही है। मुझ जैसे गंदे इंसान को तो खुद ही खत्म हो जाना चाहिए। उनके हाथ क्यों गंदे करना? मैंने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। जब मैं मरने के लिए हॉरर गेम के भूतों पर भरोसा नहीं कर सकती तो मैंने ये काम खुद करने का फैसला किया। हवेली में बहुत से कमरे थे। हम सबने रहने के लिए एक एक कमरा चुन लिया। मैंने नहाने वाले लकड़ी के टब को गर्म पानी से भर दिया और डाइनिंग टेबल से एक कांटा भी उठा लिया। कांटा चाकू जितना तेज तो नहीं होता, पर काम चल सकता है। मैं टब में बैठ गई और उस कांटे से कोशिश करने लगी। अचानक पानी से एक औरत निकली। वो बहुत ही खूबसूरत औरत थी, मनमोहक, आकर्षक और दिलकश अदाओं वाली। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैंने उसे अपने हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए देखा और एक संतरे की तरह उसने अपनी पूरी की पूरी खाल उतार दी। अंदर से उसकी खोपड़ी दिखाई देने लगी। मैं तो हैरान रह गई। अगर मेरे पास भी यह हुनर होता तो मुझे कांटे की क्या जरूरत पड़ती? मैं तो सीधे अपने हाथों से ही कर लेती। तुम्हारी खाल उतारने की तकनीक वाकई बहुत अच्छी है। लगता है इसमें ज्यादा दर्द भी नहीं होता। क्या तुम मेरी भी खाल उतार सकती हो? तुम्हें सच में बिल्कुल डर नहीं लगता? पता नहीं क्यों हर भूत मुझसे यही पूछता है कि मुझे डर क्यों नहीं लगता। साफ है कि इंसान ही सबसे खतरनाक चीज होते हैं। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वो ठंडी मशीनी आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजी। जिंदा बचे खिलाड़ियों की संख्या 2। सिर्फ 2 लोग बचे हैं। आखिर मैंने कहाँ गलती कर दी? मुझे ऐसे मत देखो, मैं भी तुम्हें नहीं मार सकती। क्यों? बड़ा बॉस आ गया है। घने काले कोहरे का एक गोला जबरदस्त दबाव के साथ आया। हवा में अनगिनत हाथ लहरा रहे थे। उनमें से एक हाथ ने एक आदमी को पकड़ रखा था। यह वही छोटे बालों वाला आदमी था। उस आदमी की आंखें डर के मारे फैल गईं और अगले ही पल बॉस के हाथ ने उसे कुचलकर रख दिया। वो ठंडी
मशीनी आवाज ने फिर से ऐलान किया, जिंदा बचे खिलाड़ियों की संख्या 1। जो सबसे ज्यादा मरना चाहता था वही क्यों बच गया? इस बार काम बहुत धीरे हुआ है। बस इतने से ही लोग थे और अब तक सबको खत्म नहीं कर पाया। मैंने सिर उठाकर हॉरर गेम के बड़े बॉस की तरफ देखा। खूबसूरत भौहें, बर्फ जैसी नीली आंखें और चेहरे पर एक तीखेपन के साथ बेरुखी थी। उसके शरीर पर मौजूद उन अनगिनत टेंटेकल्स को छोड़ दे तो वो वाकई एक सुंदर पुरुष कहलाने के लायक है। इस वाली को मारना मेरे बस की बात नहीं है। बाकी भूतों ने भी कोशिश करके देख ली, कोई भी उसे शर्त तोड़ने पर मजबूर नहीं कर पाया। ओह सच में? बड़े बॉस ने नीचे झुककर अपनी उन बर्फीली नीली आंखों से मुझे घूर कर देखा। ऐसा लगा जैसे वो मेरी काबिलियत को भांप रहा हो। नमस्ते, क्या आप इन सब के बॉस हैं? क्या आप जरा जहमत उठाकर सभी भूतों को इकट्ठा कर सकते हैं? देखना चाहती हूँ कि क्या कोई मुझे मार सकता है। तुम मेरा अपमान कर रही हो। नहीं नहीं, इसके उलट, मैं आप सबकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। यहाँ तो आप में से हर कोई टैलेंटेड है। आप लोग बातें भी कितनी मीठी करते हैं और हर किसी की अपनी एक खासियत है। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कोई न कोई तो मुझे मार ही डालेगा। क्या तुम्हें वाकई जरा भी डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, बिल्कुल। मैंने देखा कि आपका ये बंगला काफी आलीशान है। अगर मैं यहाँ मर गई तो क्या इससे आपकी प्रॉपर्टी के दाम गिर जाएंगे? अगर आपको कीमत गिरने की चिंता है तो मैं जंगल में जाकर मर सकती हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी न हो। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? तुम एक हॉरर गेम में मुझसे प्रॉपर्टी के रेट की बात कर रही हो। इस बंगले में रोज इतने लोग मरते हैं, एक तुम्हारे और मर जाने से क्या फर्क पड़ेगा? फिर तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे मारने के लिए कोई भी जगह चुन सकते हैं। मैं पूरा सहयोग करूंगी। बड़े बॉस ने एक गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसके सब्र का बांध अब टूट चुका है। उसने अचानक अपने सारे टेंटेकल्स फैला दिए। एक पल में हवा का एक तेज झोंका मेरे चेहरे से टकराया। ऐसा लगा जैसे मेरे चेहरे के नक्शे ही मिट जाएंगे। लेकिन मैं बहुत शांत थी। बड़े बॉस ने आखिरकार हमला कर दिया था। अब मैं चैन से दम तोड़ सकूंगी। मुझे महसूस हुआ कि अनगिनत टेंटेकल्स ने मेरे शरीर को जकड़ लिया है। शायद बॉस मुझे भी उस छोटे बालों वाले लड़के की तरह मसलने वाला है। एक ही झटके में मुझे खत्म कर देगा। यही सबसे अच्छा रहेगा। मेरा ये गंदा शरीर इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। मैंने अपनी आंखें मूंद ली। मैंने विदा होने की तैयारी कर ली, लेकिन हवा का वो दबाव धीरे धीरे कम होने लगा और आखिरकार सब शांत हो गया। मैंने उलझन में अपनी आंखें खोली। सामने बड़े बॉस का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा था। मैंने तुमसे कहा था ना, ये लड़की बहुत अजीब है, इसे सच में नहीं मारा जा सकता। फिर खिड़की के बाहर देखा। न जाने कब से कुल्हाड़ी वाला भूत, लंबे बालों वाली चुड़ैल और बाकी तमाम भूत प्रेत वहां आ चुके थे। खिड़की के बाहर भूतों का एक काला सा झुंड तैर रहा था। सब मजे से तमाशा देख रहे थे। बड़े बॉस की बर्फीली नीली आंखों ने उन्हें घूरा और उसके टेंटेकल्स ने झटके में खिड़की और दीवारें तोड़ दी। छुपकर देखने वाले भूतों के पास अब बचने की कोई जगह नहीं थी। बुत बनकर क्या खड़े हो? सबके सब इधर आओ। बाकी भूत डर के मारे कांपने लगे। सब दबे पांव पास आ गए। बड़ा बॉस किसी बड़े लीडर की तरह उन्हें डांटने लगा। अब क्या करें? अगर हम सारे प्लेयर्स को नहीं मार पाए तो बोनस का एक पैसा नहीं मिलेगा। तब तो मुझे भूखे ही मरना पड़ेगा। वो, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहिए? तुम्हारे बाहर जाने या न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो तुम्हें सच बता देने में कोई बुराई नहीं है। इस गेम के लेवल में किसी खिलाड़ी को मारने की एक ही शर्त है कि खिलाड़ी का डर का लेवल 30 से ऊपर होना चाहिए। और तुम्हारा क्या? तुम्हारा डर तो अक्सर 0 पर ही रहता है, कभी कभार मुश्किल से 10 तक पहुंचता है। हैरानी की बात तो ये है कि तुम खुद न मर पाने की चिंता कर रही हो। तुम जैसी लड़की का क्या करें? तुम तो बस जीती ही रहो। तुमसे ज्यादा भला और कौन जी पाएगा? तभी तो बाकी खिलाड़ी भूतों को देखकर जितना ज्यादा घबराते हैं उतनी ही जल्दी मौत के घाट उतर जाते हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि क्या मैं खुद को थोड़ा डरा पाऊँ। मैं अपनी आंखें फाड़ कर देखती हूँ, जोर जोर से सांसें लेती हूँ और घबराहट में पीछे हटती हूँ। डरे होने का एक नाटक करती हूँ। ये खौफ का लेवल ऐसी चीज है जिसे दिखाया नहीं जा सकता। तुम्हारी एक्टिंग किसी काम नहीं आएगी। तो फिर आप ही बताइए कि मैं और किन तरीकों से कोशिश कर सकती हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। बोलो।
अभी इसका खौफ का लेवल इसलिए कम है क्योंकि ये पूरी तरह से मरने पर उतारू है। अगर ऐसा है तो क्यों न हम पहले इसके जख्मों पर मलहम लगाएं, इसे जिंदगी से प्यार करना सिखाएं, और एक बार जब इंसान को मौत से डर लगने लगता है तो खौफ का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। हे उस वक्त इसे मारना हमारे लिए बच्चों का खेल होगा, है ना? बात में दम तो है, पर अब सवाल ये उठता है कि हम जैसे बदशक्ल, अजीबोगरीब, ठंडे और टेंटिकल्स से भरे हुए जीव किसी इंसान के जख्मों को कैसे भर सकते हैं? सारे भूत खामोश हो गए। उस सन्नाटे के बीच मैं धीरे से बोली, मुझे लगता है कि इस बात में थोड़ी गड़बड़ है। शक्ल सूरत का किसी का भला करने से कोई लेना देना नहीं होता, और वैसे भी भूतों की अपनी खूबसूरती होती है और इंसानों की अपनी। शायद दूसरों की नजरों में आप लोग डरावने हो, लेकिन मेरी नजरों में आप उन ज्यादातर इंसानों से कहीं बेहतर हैं जिनसे मैं मिली हूँ। मुझे इंसानों के शरीर की वो तपिश डराती है, लेकिन जब भी मैं आप लोगों को छूती हूँ तो वो एहसास बड़ा ही ताज़ा और ठंडा होता है, जो मुझे बहुत सुकून देता है। दूसरे लोग आपकी ठंडक से डरते हैं, पर मेरे लिए यही सबसे सुरक्षित है। मेरी बात खत्म होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और काफी देर तक कोई भूत कुछ नहीं बोला। कई भूतों के चेहरों पर एक अजीब सी लाली छा गई, जैसे वे भावुक और उत्साहित हो गए हों। जब वे मुझे देख रहे थे तो उनकी आंखों में एक नर्म सी चमक तैर रही थी। कितना अजीब है, मैंने पहली बार भूतों की आंखों में इतनी नरमी देखी थी। बड़ा बॉस भी एक पल के लिए दंग रह गया। हालांकि उसने खुद पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, पर मैंने देख लिया, उसने अनचाहे ही मेरी तरफ अपने टेंटिकल्स हिलाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है। तुम औरत काफी दिलचस्प हो। अब मेरा मन तुम्हें इतनी जल्दी मारने का नहीं है। यादों की चोरी, जरा देखूं तो सही कि ये मरने पर इतनी उतारू क्यों है, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती। मुझे अपना सिर चकराता हुआ महसूस हुआ और मैं बेहोश हो गई। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई लंबा सपना देखा हो। सपने में मैं फिर से अपने हाई स्कूल के दिनों में पहुंच गई थी। शेन झाओ और मैं वॉशरूम में थे। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। तू जी भैया से दूर रहा कर, हमेशा उनके आसपास मत मंडराया कर। तुझे अच्छे से पता है कि वो मुझे पसंद हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेचारगी से अपनी सफाई देती रही, पर उसने मेरी एक न सुनी। ये सब बस इसलिए था क्योंकि उसके क्रश जी बॉक्सियाओ ने स्कूल के फंक्शन में मेरा गाना सुना था। उसने शेन झाओ के सामने मेरी तारीफ की थी कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है और गाती भी बहुत अच्छा है। अगर ये सिंगर बन जाए तो पक्का सुपरहिट होगी। शेन झाओ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जी बॉक्सियाओ की नजरों में मेरे लिए जगह हो, और वो भी मुझ जैसी एक बेसहारा और मामूली लड़की के लिए। तब से वो मुझसे नफरत करने लगी। वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर हर मोड़ पर मुझे निशाना बनाने और परेशान करने लगी। वो सारी नफरत मेरी तरफ लहरों की तरह आई, और ये सब सिर्फ जी बॉक्सियाओ की एक तारीफ की वजह से हुआ। पर इसमें मेरी क्या गलती थी? बाद में मुझे समझ आया, शेन झाओ को सच में इस बात की चिंता नहीं थी कि मैं जी बॉक्सियाओ को उससे छीन लूंगी। वो तो शुरू से ही मुझे उसके लायक नहीं समझती थी। उसे तो बस अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई चाहिए था, और मैं बेसहारा थी, और मैं सीधे उसके निशाने पर आ गई। मैं सब सहती रही। एग्जाम हॉल नंबर 01, घुटनों के बल चलते हुए आखिरकार मैंने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम तक सब कुछ सहा और फिर दूर चली गई। मेरा एडमिशन मेरे पसंदीदा म्यूजिक कॉलेज में हो गया, और फिर चौथे साल में मुझे एक एंटरटेनमेंट कंपनी से ऑफर मिला। उन्होंने कहा कि वो मेरी इमेज और आवाज से काफी इम्प्रेस्ड हैं। वो मुझे अपनी कंपनी में सिंगर के तौर पर साइन करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मेरी एल्बम रिलीज करने में मदद करेंगे। शायद भविष्य में मेरे लिए कॉन्सर्ट भी ऑर्गेनाइज करें। कॉन्सर्ट करना हमेशा से मेरा सपना रहा है। मैं बहुत खुश हो गई। उस वक्त मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। जब तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मैनेजर से मिलने के लिए कंपनी नहीं गई। ऑफिस का दरवाजा खोलते ही मुझे शेन झाओ का वो डरावना चेहरा दिखाई दिया। वो बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ बिल्कुल शांत और खुश दिख रही थी। बहुत दिनों बाद मिले। तुम्हारे बिना जो दिन गुजरे हैं, मुझे हमेशा लगता था कि कुछ तो कमी है, पर अच्छी बात ये है कि अब से हम फिर से अक्सर साथ रह सकते हैं। ओह, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गई। मेरे पापा इस एंटरटेनमेंट कंपनी के चेयरमैन हैं, और मैं तुम्हारी होने वाली मैनेजर हूँ। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, और वो दर्दनाक यादें फिर से ताज़ा हो गई।
लेकिन शेन झाओ ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा है और अब से वो हर तरह से उसकी भरपाई करेगी और मेरा सपना पूरा करने में मेरी मदद करेगी। क्या धमकाने वाले लोग सच में पछताते हैं? उसके बाद कुछ समय के लिए शेन झाओ मेरे साथ वाकई बहुत अच्छे से पेश आई। उसने मुझ पर हाथ उठाना और चिल्लाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसने कंपनी के पास मेरे लिए एक अपार्टमेंट भी किराए पर ले लिया ताकि मैं आसानी से अपनी रिकॉर्डिंग कर सकूं। मैंने भी थोड़ी सावधानी बरतनी कम कर दी थी, लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि मैं अक्सर बिना किसी वजह के गहरी नींद में सो जाती हूँ और जब उठती हूँ तो मेरे शरीर के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है, यहाँ तक कि ऐसा महसूस होता था जैसे सब कुछ फट गया हो। मैं समझ गई थी कि क्या हुआ है। मैं भागकर शेन झाओ से सवाल करने गई। जब मैंने उसकी पोल खोली तो उसने भी नाटक करना बंद कर दिया। वो हंसते हुए कुछ तस्वीरें निकाल कर ले आई। फांग ली, तुम्हारा फिगर तो वाकई बहुत अच्छा है, तभी तो जी बोशियाओ तुम पर फिदा हो गया था। जरा देखो तो ये पोज कितने हॉट लग रहे हैं। तुम अभी भी हाई स्कूल की तरह ही हो, एक बेशर्म और गिरी हुई इंसान। मुझे अभी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है। पेनल्टी, तुमने जो ये भारी भरकम पेनल्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्या तुम उसे चुका पाओगी? मैं चुप हो गई। जब मैंने पहली बार कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो मैं इस मौके के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार थी। मुझे पता ही नहीं चला कि इसमें इतने बड़े धोखे छिपे हैं। अगर तुम पैसे नहीं चुका सकती तो चुपचाप मेरी बात मानो, वरना अगर ये तस्वीरें बाहर चली गई तो तुम्हारा म्यूजिक का सपना हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। मैं बाथरूम में बार बार अपने शरीर को धोती रही, लेकिन ये साफ ही नहीं हो रहा था। मुझे बहुत गंदा महसूस हो रहा था और जिस म्यूजिक के सपने ने मुझे हिम्मत दी थी वो भी आखिरकार सच्चाई के आगे हार गया। मैंने कई गाने रिकॉर्ड किए और रिलीज भी किए, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं चला। 01 वो इंटरनेट की दुनिया में कहीं खो गए। शेन झाओ कहती थी, ये सब इसलिए है क्योंकि मुझ में टैलेंट की कमी है। अगर वो हमारी पुरानी दोस्ती का ख्याल नहीं रखती तो मेरे जैसे इंसान को कोई कंपनी साइन ही नहीं करती। ऐसी बातें मैं इतनी बार सुन चुकी थी कि अब तो मुझे भी खुद पर शक होने लगा था। मेरे गाने कोई क्यों नहीं सुनता? क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? पता नहीं कब से मुझे लगता है कि इस दुनिया में अब कोई खुशी नहीं बची। शायद मौत ही इन सब से छुटकारा पाने का इकलौता रास्ता है। मैंने अपनी आंखें बंद की और 30 मंजिला इमारत से नीचे छलांग लगा दी। हवा में गिरने के उस खौफनाक एहसास ने मेरी नींद उड़ा दी और जब आंखें खोली तो देखा कि बिस्तर के चारों ओर भूतों का डेरा लगा था। उन सब की आंखें लाल थीं और वे मुझे इस तरह देख रहे थे जैसे कुछ कहना चाहते हों, पर उनके अल्फाज होठों पर ही रुक गए हों। उन खौफनाक भूतों की आंखों में मुझे अपने लिए गहरा दर्द और हमदर्दी साफ नजर आ रही थी। फांग ली, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारी यादें पढ़ लीं। लाल शरीर और नीले पंखों वाले एक भूत ने मुझसे माफी मांगी। उसने बताया कि उसका नाम यादें चुराने वाला भूत है। वो किसी भी इंसान के दिल की गहराइयों में दबी यादें चुरा सकता है और उन्हें दूसरे भूतों को दिखा सकता है। ऐसा लग रहा था कि वहां मौजूद सभी भूतों को अब तक मेरे जान देने की असली वजह पता चल चुकी थी। मैं घबराकर थोड़ा पीछे की ओर सिमट गई। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गंदी हूँ ना? ऐसा कैसे हो सकता है? गंदा तो वो शेन झाओ है और वो घटिया मर्द हैं। बड़े बॉस, आपको उसे इंसाफ दिलाना ही होगा। मैंने मुड़कर देखा तो महसूस हुआ कि न जाने कब बड़े बॉस वहां से गायब हो चुके थे। उनका कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। मैंने अपना सिर झुका लिया। वो हीन भावना फिर से मुझ पर हावी होने लगी। क्या ये इसलिए नहीं क्योंकि तुम बहुत गंदी हो? लोग तुम्हें देखते ही घिन महसूस करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है तो फिर कौन तुम्हारे करीब आना चाहेगा? ये कड़वी बातें मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। एक बार फिर वही शोर उठा, लेकिन तभी उन भूतों की फिक्रमंद नजरों ने उन काली यादों को एक एक कर मेरे जहन से मिटा दिया। शायद तुम्हें एक गले मिलने की जरूरत है। कई भूत आगे बढ़े और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से गले लगा लिया। कुछ अजीबोगरीब दिखने वाले भूत पीछे ही खड़े रहे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी शक्ल देखकर मैं डर न जाऊं। मैंने उन्हें भी गले लगाया। उनका शरीर भले ही बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन वही मेरे लिए सबसे सुकून भरी जगह थी। शुक्रिया आप सबका इस बेरंग और बेजान दुनिया में। मुझे पहली बार बिना किसी मतलब के निस्वार्थ दया महसूस हुई। तभी अचानक काले धुएं के गुबार के साथ एक तेज आंधी वहां बड़ी तेजी से पहुंची। वो बड़े बॉस वापस आ गए थे। उनके अनगिनत काले टेंटिकल्स चारों तरफ फैले हुए थे।
जब धुआं छटा तो मैंने देखा कि उनके उन टेंटेकल्स से कई लोग लटके हुए थे। उनमें कई जाने पहचाने मर्द थे और एक वो औरत भी थी जिससे मैं अपनी जान से ज्यादा नफरत करती थी। शेन झाओ को ले आया हूँ। मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? बड़े बॉस ने जब मुड़कर मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों से वो कातिलाना गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उनकी नजरों में एक अजीब सी नरमी और अपनापन था। उनके इस बर्ताव ने मुझे हैरान कर दिया। क्या आप अभी इन्हें ही पकड़ने गए थे? हाँ। थोड़ा वक्त जरूर लगा पर कोई खास मुश्किल नहीं हुई। इस डरावने खेल के एस लेवल के मिशन में आमतौर पर वही लोग आते हैं जिन्होंने बहुत बड़े गुनाह किए हों। लेकिन तुम एक अपवाद हो, क्योंकि यहाँ आने का तुम्हारा हक किसी और ने जबरदस्ती तुम्हें थमा दिया था। क्या ये मौका किसी और को दिया जा सकता है? एस लेवल के मिशन में जाने का मतलब है कि 10 में से 9 बार मौत पक्की है। जो लोग इस खेल में फंसने वाले होते हैं वे अक्सर दूसरों को अपनी जगह मौत के मुंह में भेजने के लिए घटिया चालें चलते हैं ताकि उनकी जगह कोई और दम तोड़ दे। तो क्या मेरा नाम शेन झाओ ने यहाँ भेजा था? बिल्कुल, लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं पता था कि नाम बदल देने से कुछ नहीं होता। मैं इस खेल का बड़ा बॉस जब चाहूँ ऐसे दरिंदों को खुद घसीटकर इस खेल में ला सकता हूँ। नन्ही ली, अगर मैं इन लोगों को तुम्हारे लिए खत्म कर दूं, तो क्या तुम्हें सुकून मिलेगा? हाँ जरूर, बस फिर ठीक है। तभी वो शेन झाओ और वो रईस लोग जो डर के मारे पहले ही अधमरे हो चुके थे, और फिर होश आया उन बड़े बड़े लोगों को जिनकी कभी तूती बोलती थी। आज शिकंजों में जकड़े हुए भी वे चिल्लाना नहीं भूले। तुम लोग हो क्या चीज? जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे जाने दो वरना। शोर। बड़े बॉस ने तुरंत कार्रवाई की और उसे एक झटके में मरोड़ दिया। उस बॉस का धड़ एक आतिशबाजी की तरह धमाके से फट गया और उसके बाद एक के बाद एक लाल आतिशबाजियां फटने लगी। हर आतिशबाजी का गुच्छा वो आदमी था जिसने कभी मुझे तंग किया था। शेन झाओ डर से कांप रही थी। बड़े बॉस ने उसे आखिर के लिए छोड़ दिया था। गलत, तुम लोगों ने गलत इंसान को पकड़ा है। इस हॉरर गेम में मुझे नहीं आना चाहिए था। फांगली, तुम बताओ, इन्हें तुम्हें पकड़ना चाहिए था। वैसे भी तुम इतनी गंदी हो, तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम मेरी जगह चली जाओ। मैं उसे ठंडी नजरों से देख रही थी। इस पल शेन झाओ का डर का लेवल 30 तो छोड़ो, शायद 300 भी पार कर गया होगा। सच सच बताओ, तस्वीरें और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हैं? वो सब मेरे ऑफिस की तिजोरी में हैं। पासवर्ड है 5739421680। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मैं बताती हूँ, मैं सच बताती हूँ। पासवर्ड असली है, लेकिन मेरे फोन में और ऑफिस की सबसे नीचे वाली लॉकर वाली दराज में 2 और बैकअप कॉपियाँ हैं। दराज की चाबी कैक्टस के गमले में छिपी है। बस यही सब है। सच में यही सच है। तो अब तुम मुझे जाने दे सकते हो, है ना? मैं शेन एंटरटेनमेंट कंपनी की मालकिन हूँ। मैं नहीं। अगर मारना ही है तो फांगली को मारो। उसकी जान 2 कौड़ी की है। मर भी जाएगी तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। वाकई किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी परवाह करने के लिए मेरे जैसा एक राक्षस है। और हम भी। अब हम तुम्हें बताते हैं कि वो जिसे तुम बेकार जिंदगी कहती हो, वही तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला करेगी। मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने जो गाने रिकॉर्ड किए थे वो सब के सब कहाँ गुम हो गए? क्या मेरे गाने सच में इतने बुरे थे या कंपनी पीठ पीछे मेरे खिलाफ साजिश कर रही थी? वो जाहिर है। सोच समझकर बोलना। उन गानों को कंपनी ने पूरी तरह से रिलीज होने से रोक दिया था। मार्केटिंग पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। मैंने जो पहले कहा था कि हमने मार्केटिंग पर बहुत पैसा लगाया है, वो सब तुमसे बोला गया झूठ था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं काबिल नहीं थी। इसका मतलब मैं उतनी बुरी नहीं थी। तो अब तुम मुझे जाने दे सकती हो। मैंने अपना मुंह फेर लिया। मैं कुछ नहीं बोली और बड़े बॉस समझ गए। शिकंजे कस गए और आखिरी खूनी आतिशबाजी खिल उठी। वो असाधारण रूप से शानदार, भव्य और बहुत सुकून देने वाली थी। शेन झाओ और उन आदमियों का जाना, जैसे अंतहीन अंधेरे में एक दरार पड़ गई हो। रोशनी अंदर आ गई।
वो चीज जो लंबे समय से मेरे सिर पर छाई हुई थी, वो कभी न खत्म होने वाला डर और दर्द उन खूनी आतिशबाजियों के बीच घुलता हुआ सा लगा। मुझे खाई में खींचने वाले शैतान आखिरकार चले गए। शुक्रिया, बस एक शुक्रिया से काम चल जाएगा। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या सही रहेगा? तुम हमारे लिए एक गाना गाओ ना। हाँ, एक गाना कैसे काफी होगा? चलो तुम्हारे लिए एक कॉन्सर्ट ही रख देते हैं। कॉन्सर्ट, मेरा वो सपना जो मैं ना जाने कब से देख रही थी। अगर ये सपना ना होता तो शायद मैं बहुत पहले ही हिम्मत हार चुकी होती। मैं तो कभी किसी असली स्टेज पर भी नहीं चढ़ी। क्या मैं सच में ये कर सकती हूँ? शाओ लिज़ी, हम कहते हैं कि तुम कर सकती हो, तो तुम जरूर कर सकती हो। एक हॉरर गेम में कॉन्सर्ट करना, शायद मैं ऐसा करने वाली पहली होंगी। भूतों ने इसका प्रचार करने में मेरी बहुत मदद की। उन्होंने तरह तरह के भूतिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कॉन्सर्ट की खबर फैला दी। उन्होंने जंगल में मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्टेज बनाने में मदद की। ज्यादा सीटें नहीं लगाई गई क्योंकि ज्यादातर दर्शक तैरकर भी देख सकते थे। हॉरर गेम में बहुत समय से इस तरह का कोई मनोरंजन कार्यक्रम नहीं हुआ था। खबर सुनकर दूसरे गेम्स के कई भूत भी दौड़े चले आए। जंगल का माहौल किसी त्योहार जैसा हो गया था। शुरू होने से ठीक पहले मैं थोड़ी बेचैन थी। क्या मैं सच में ये कर सकती हूँ? मैंने कभी इतने सारे लोगों के सामने गाना नहीं गाया है। पहले तो मेरे ज्यादा जिंदा फैंस भी नहीं थे। कोई दबाव मत लो, यहाँ मौजूद सभी भूत मरे हुए हैं। यहाँ एक भी जिंदा फैन नहीं होगा। जिंदा फैंस से मेरा मतलब था। मुझे पता है शाओ लिज़ी, भले ही हम तुम्हारे जिंदा फैंस नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हारे जिंदा दिल फैंस तो हो सकते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। जादुई रूप से मैं शांत हो गई। हॉरर गेम में मेरे 7वें दिन कॉन्सर्ट शुरू हो गया। स्टेज के चारों ओर हजारों भूत खड़े थे, बैठे थे, लटके हुए थे, तैर रहे थे और सिर के बल खड़े थे। उन्होंने पूरे जंगल को भर दिया था। जब मैं सामने आई, चारों ओर से जोरदार चीखें गूंज उठी। ये पहली बार था कि इतने सारे लोग मेरा गाना सुनना चाहते थे। मेरा दिल, जिसे मैंने सोचा था कि अब कभी नहीं धड़केगा, इस पल उत्साह से जोर जोर से धड़क रहा था। यही तो वो स्टेज था जिसका मैंने सपना देखा था। भूतों के एक अस्थायी बैंड ने मेरे साथ संगीत बजाया। अंधेरे में रोशनी, यह मेरा पहला सिंगल था और मेरा सबसे पसंदीदा गाना भी। दूसरे हॉरर गेम के खिलाड़ियों के लिए शायद ये भूत खुद ही अंधेरा हो, लेकिन मेरे लिए वे वो रोशनी है जिसने मुझे अंधेरे से बचाया। उस दमघोटू घुटन भरी रात को चीरकर मेरी जिंदगी को रोशन किया। जिस पल मैंने गाना शुरू किया, पहले जो जंगल शोर से भरा था वो एक पल में शांत हो गया। भूतों ने पूरा माहौल बना दिया था। वे संगीत की धुन के साथ हवा में ग्लो स्टिक्स लहरा रहे थे। पूरा जंगल मेरे और भूतों के लिए जुगनुओं के जंगल में बदल गया था। ऐसा समर्थन मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हॉरर गेम का जंगल पहले कभी इतना जीवंत नहीं था, इतना जगमगाता हुआ। गाना खत्म होने के बाद स्टेज के नीचे मौजूद भूत मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे थे। इस पल की खुशी और संतुष्टि को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फांग ली, हम सब तुमसे प्यार करते हैं। ये सुनकर मेरा गला भर आया। तो मुझे भी इस तरह प्यार किया जा सकता है, तो मैं भी इस तरह की खुशी के लायक हूँ। मैंने इस पल की तरह कभी जिंदा रहने का मूल्य और अर्थ महसूस नहीं किया था। मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया, अपने इस जुगनुओं के जंगल को देखते हुए। आखिरकार रोशनी मुझ पर पड़ ही गई। मैं भी चमक सकती हूँ। मेरी जिंदगी का पहला कॉन्सर्ट शानदार तरीके से खत्म हुआ और आज का दिन फॉरेस्ट घोस्ट हाउस के इस पड़ाव का आखिरी दिन भी है। नन्ही, क्या अब भी तुम वही चाहती हो? नहीं, इस मायूस और डरावनी दुनिया में मैंने एक ऐसी नई जिंदगी महसूस की है जो पहले कभी नहीं की थी। बड़े बॉस, आप सब ने कर दिखाया। आप लोगों ने मेरा घाव भर दिया। अब मैं जी भर कर जीना चाहती हूँ। मुझे लगा था कि मैं इतनी डरी हुई हूँ तो मेरा डर का लेवल बहुत ज्यादा होगा, कि आप मुझे आसानी से मार सकेंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमने तुम्हें मारने के लिए ठीक किया है? नन्ही, तुम्हें अच्छे से जीना होगा। हमने बहुत मुश्किल से तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें और भी बहुत से सुरीले गाने गाने होंगे, तभी हमारा एहसान पूरा होगा। क्या आप लोग इस डरावने गेम के अंदर मेरा गाना सुन पाएंगे? बिल्कुल, हम आत्माओं के नेटवर्क का इस्तेमाल करके इंसानों के इंटरनेट की दुनिया में घुस सकते हैं।
हम तुम पर हमेशा नजर रखेंगे। वापस जाने के बाद तुम फौरन उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और तस्वीरों को मिटा देना। ये सब करने के बाद तुम आजाद हो जाओगी। लेकिन मेरा मन अब भी यहीं रुकने का है। मैं आप सबके साथ रहना चाहती हूँ। उस अकेली इंसानी दुनिया में जाने से बेहतर तो ये है कि मैं अपने इस परिवार के साथ रहूं। डरो मत, तुम इंसानों की दुनिया में वापस जाकर भी अकेली नहीं होगी। हम इंटरनेट की दीवारें लांघ कर तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हें मशहूर बनाएंगे। फिक्र मत करो, इस गेम में हम वैसे भी रोज बोर ही होते रहते हैं। खाली वक्त में हम बस तुम्हारा ही साथ देंगे। तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। बिना किसी की चालबाजियों के तुम्हें बहुत सारे चाहने वाले जरूर मिलेंगे। भविष्य में बहुत सारे लोग तुम्हें प्यार करेंगे और जाहिर है बहुत सारे भूत भी। मैंने उसे गले लगा लिया। उसकी उन ठंडी टहनियों जैसे हाथों ने मुझे कसकर अपनी पनाह में ले लिया। वो कितना सुरक्षित और कितना सुकून भरा एहसास था। उसके पीछे अनगिनत रूहें खड़ी थीं, जो हाथ हिलाकर मुझे विदा कर रही थीं। फ्रैंकली, और भी नए गाने गाते रहना। हम इंटरनेट के जरिए तुम्हें देखते रहेंगे। भूलना मत कि हम तुम्हारे सबसे पहले फैंस हैं। हम अपने घर वालों के सपनों में आएंगे और उनसे कहेंगे कि वे तुम्हारी एल्बम खरीदें और तुम्हें खूब सारा सपोर्ट करें। तुम बस बिना डरे निडर होकर आगे बढ़ती रहो, बाकी सब हम पर छोड़ दो। मैंने आंखों में आंसू लिए उन्हें विदा किया। सच में मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है। ये अंधेरा लेकिन रोशनी से जगमगाता जंगल और इन रूहों की आंखों में वो अपनापन, यही इस जंगल की असली रोशनी है। हार मान लेना आसान होता है, लेकिन उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी है। अब मैं दोबारा कभी नहीं डरूंगी। जैसे ही रात के 12 बजे मेरे सामने का पूरा नजारा ही बदल गया। अब वहाँ कोई जगमगाता जंगल नहीं था, बल्कि एक सुनसान और ठंडी छत थी। लेकिन 7 दिन पहले की बात और थी। अब मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। मैं छत से नीचे आई और शेन एंटरटेनमेंट ग्रुप के ऑफिस की तरफ बढ़ी। मैंने वे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और तस्वीरें जला दी। वो सब कुछ जिसने मुझे बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, अब उनका कोई वजूद नहीं रहा। कामयाबी का वो चमकता हुआ रास्ता जिस पर मैं अब खुद चलूंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मेरे कानों के पास एक ठंडी मगर सुकून भरी हवा गुजरी, जैसे कोई कह रहा हो, डरो मत, अब अगले जुगनू वाले जंगल में मिलेंगे।